तो ब्रेक से पहले बजट पर हम जाने माने अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे थे। हमारे साथ वो अभी इस वक्त भी मौजूद हैं। साथ ही साथ दो पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का आपका। सबसे पहले जफर इस्लाम भाई आपके पास मैं आना चाहूँगा। अब हमले शुरू हो गए हैं, यानी हमले इस तरह के कि जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर बन रहे हैं, गरीब गरीब रह रहा है, और पहला पेपरलेस बजट है और वो विजनलेस है। ये तमाम तरह के हमले अब शुरू हो गए। कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, इस पूरे बजट को अगर सही से एनालाइज कीजिए तो इसमें सिर्फ जो विजन ही विजन दिखता है। इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो गरीबी रेखा से बाहर बहुत लोग निकलेंगे, जो पुअर हैं वो अमीर बनेंगे, मिडिल क्लास बनेंगे। इसलिए कि जिस तरह का कैपेक्स जो है, जैसे जिसके बारे में राजीव जी भी कह रहे थे कि 5.54 लाख करोड़ का जो ऐतिहासिक जो डिसीजन लिया है, इस तरह का आप कभी भी आप पिछले कई साल का डेटा निकाल के देखिए, हमारी सरकार ने बढ़ा के भी किया तो 1.7% ऑफ जीडीपी हर साल किया, अगर वेटेड एवरेज 5 साल का निकले। इस बार आप देखिए कितना बड़ा जो है कमिटमेंट किया है कैपेक्स में। जब कैपेक्स होगा उस तरह का तो जाहिर है, और साथ साथ सिर्फ कैपेक्स के साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा जो है जो एनपीए है उसको बाहर निकाल के एक सेपरेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में रखेंगे। तो हर वो चीज़ें की हैं जिससे कि तेजी आए, और तेजी जब आती है तो नौकरियां आती हैं, नौकरियां आती हैं तो लोगों के पास पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो खर्च करते हैं और अमीर बनते हैं। तो मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन और हेल्थ क्रिएशन, नाराजगी डिसइन्वेस्टमेंट से भी है इस बजट में बिल्कुल नहीं। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात आपने सवाल पूछा था। डिसइन्वेस्टमेंट में पिछले साल जिस तरह से अनाउंस हुआ उसके बाद फौरन जो है महामारी आ गई। महामारी के समय में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता था, यहां नहीं दुनिया में कहीं नहीं हो रहा था, लेकिन हमने उस पूरे समय को सही से उपयोग किया और जो ग्राउंड वर्क है हमने सब जो स्पेड वर्क हमने किया। आज इस स्थिति में कह सकता हूं कि शायद इस बार फाइनेंस मिनिस्टर बहुत कंजर्वेटिव नंबर दिए, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बहुत कंजर्वेटिव नंबर दीजिए, बहुत रियलिस्टिक नंबर दीजिए। रियलिस्टिक से भी जफर भाई, लेकिन आपकी तमाम ददलीलों से अखिलेश जी संतुष्ट नहीं है। उनकी वो जो मूंछ के नीचे की मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ कह रही है। अखिलेश जी को अपना इतिहास अखिलेश जी को तो खुद से देखना चाहिए कि इनको खुद उनसे पूछिए कि जिस तरह का कैपेक्स इस सरकार ने दिखाया है, जिस तरह पर अखिलेश जी कुछ इस पर बोलेंगे तो नवरत्नों की भी बात करेंगे हम फिर अखिलेश जी से। अखिलेश जी हाँ करेंगे, लेकिन आप आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया, उसके बाद जरा जफर भाई से कुछ और सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले जरा आप कहें आपको इसमें आपत्ति कहाँ दिख रही है, क्योंकि चौतरफा तो तारीफ हो रही है। अभी आपने पूछा तो ये बोले थे विजन ही विजन है। चक्कर क्या कि इन लोगों का विजन जो टेलीविजन है, टेलीविजन पर दिख गया वही इनका विजन हो जाता है, और इवेंट मैनेजमेंट को गवर्नमेंट मैनेजमेंट मान लेते हैं। और थोड़ी सी शर्म भी रखा करें जब अपनी तारीफ करते हैं बीजेपी के लोग। पिछले 3-4 वर्षों से हमारी जीडीपी नीचे गोता लगा रही है। अरे भाई, और लास्ट क्वार्टर में -27 पे गया था, और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में अभी भी -8 है। तो सही से और ऐसा अहंकार बन करके आप धो करके अपनी तारीफ करें, ऐसा लग रहा हमने क्या से क्या कर दिया। देखिए, बीजेपी जो है जुमलों की पार्टी। अखिलेश बाबू जरा जब भी कुछ होता है तो अच्छा लगेगा। 28% भाई अगर दो लोग बोले, अखिलेश जी देखिए, शब्दों के बाढ़ जो है उनको अपने आप तर्कश में ही रखिए, क्योंकि आप बात बोलिए अपनी, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर वो जफर भाई साथ साथ बोलते रहेंगे। इसलिए पहले आप अपनी बात कह दीजिए, बजट के बारे में बताइए आप। जी वही तो मैं कह रहा हूं। जफर भाई एक मिनट जरा सुन लीजिए। बोलते हैं, मैंने आप बजट के बारे में गिनाया कि पिछले 3 बजटों से गोता लगा रहा नीचे जीडीपी। इस साल कोविड के पहले भी हमारी जीडीपी 4 पॉइंट तक आ चुकी थी, और ये आत्ममुग्ध अपने आप को किए रहते हैं। आज के तारीख में बेरोजगारी किस हालत में है, कितने लोग कोविड में बेरोजगार हुए, करोड़ों लोग एमएसएमई सेक्टर डूब चुका है। हाँ बिल्कुल, आप सारी चीजें बेच रहे हो, बस क्लियरेंस लगा रखे हो, क्लियर सेल लगा रखे हो, बोलते हो। एक नया जुमला है, वो जुमला है कि वी शेप इकोनॉमी। 2021 का नया जुमला वी शेप इकोनॉमी, और 2021 का मोदी मंत्र है कि चलिए अखिलेश जी, मैं आप ही के वक्तव्य में से एक शब्द उठाता हूं, क्लियरेंस सेल। जी आपने कहा क्लियरेंस सेल लगा हुआ है ना, यही उठाता हूं मैं वहां से। जफर भाई, बेचने को ये क्लियरेंस सेल को लेकर आपकी पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सब कुछ बेचना चाहते हैं।
ये बात अलग है कि एक जमाने में यूपीए सरकार भी सब कुछ डिसइन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन आपने सेल लगा दिए साहब। क्या क्या बेच रहे हैं अजय भाई? देखिए अजय भाई जी, हम ये एसेट जो है सरकार के पास, ये सरकार का थोड़ी है, ये देश के नागरिकों का है। इससे प्रोडक्टिव यूज करना है। आज इसको बेच के उसको फिर री इन्वेस्ट करके फिर उससे बेटर एसेट्स बनाने हैं। ये कौन सी बात है कि कोई घर में ले जा रहा है इनके जैसा कि आप कोई चीज आप मोनेटाइज कर रहे हैं तो उस पर कमीशन लेके निकल गए घर में? ये कोई यूपीए सरकार है? यहां पर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। ये नहीं कि कहीं डील काट लिया। ये बिचौलिए लोग क्या बात करेंगे? इनको तो देखिए, आप कोल स्कैम देखिए, 2G को, हर जगह इन लोगों ने पैसा बनाने का काम किया। ये सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और कोई भी नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। एसेट मोनेटाइजेशन जब उसको मैच्योर होता है तो उसको करना ही चाहिए, ताकि उससे जो आपकी आमदनी हो उससे री इन्वेस्ट करके उससे बेटर और जो एसेट की। जफर भाई, इससे पहले कि मैं अखिलेश जी के पास जाऊं, एक सवाल और है आपसे। जफर भाई एक मिनट, एक एक करके आते हैं। वो 80 90 पूरे 100, ये कहावत पेट्रोल और डीजल को लेकर विपक्ष हमेशा से ही कह रहा था। आप ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल पर एग्री सेस लगा दिया है, लेकिन इससे असर नहीं होगा। जरा ये समझा दीजिए कि ये जो बर्डन है किस पर आएगा? देखिए, जो अभी मैं आपको बताता हूं, जो सेस लगा है उससे उतना जो है एक्साइज ड्यूटी कम की गई है और उतना सेस लगाया है। तो वो सेस जो है वो स्टेट पे उसका जो है सेस को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। अदरवाइज जो रेवेन्यू आता है पेट्रोलियम में उसमें शेयरिंग होता है। ये सीधा जो है जो जितना कम किया है उतना ही सेस लगाया है और वो सेस जो है सीधा जो है किसानों के हित में काम करने के लिए लगाया गया है। तो ये न्यूट्रल है फॉर कंज्यूमर, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन किसानों की झोली में ये पूरा पैसा जाएगा, नहीं तो स्टेट की झोली में जाता है, किसानों की झोली में जाएगा और सेंटर और स्टेट के जो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। कम से कम अगर दलील के तौर पर देखा जाए तो जफर भाई अभी जो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज अच्छी चल रही है, उससे ज्यादा मुनाफा कमाकर अगर आप उसको जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक नए इंफ्रा को फिर आगे खड़ा करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। दलील अपने आप में बिल्कुल सही है। ये फिर आपत्ति क्यों? ये सारी दलीलें पिछले 7 वर्षों से आप लोग भी दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं दे रहा, ये तो जफर भाई ने दिया, मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुनिए ध्यान से सुनिए जी। पिछले 7 वर्षों से यही दलीलें दी जा रही हैं और हमारे इकोनॉमी डूबती जा रही है। अब किसी को यह बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी या मोदी जी की गवर्नमेंट में काबिलियत कितनी है, क्योंकि 7 वर्ष का समय, 6 वर्ष का समय बहुत होता है किसी को पहचानने के लिए उसमें क्षमता है कि नहीं है। दूसरी बात, ये जो बेचने की बात कर रहे हैं, रेलवे, BSNL, भारत पेट्रोलियम, 7 लाख करोड़ की संपत्ति वाला भारत पेट्रोलियम की लागत बानी गई है 70,000 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट, पोर्ट, अब तो खुलासा हो गया गोदाम भी बिक रहे हैं, वेयर हाउस। किसके लिए? किस लिए बिल आया था? तीनों कृषि बिल देख लीजिए। ये पार्लियामेंट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल है, ये भारत सरकार का कोई बजट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल। विक्रम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्रम, क्या आपको लगता है कि आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसे कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया का बिल कहती है, ये अपने आप में सही है? क्या ये आलोचना सही है? विक्रम, राजनीति में नहीं आना चाहूंगा। देखिए, इस बजट में क्या कोशिश की गई है। अभी पैंडेमिक खत्म हुआ, अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ग्रोथ को वापस लाया जाए और सरकार पैसा खर्च करना चाह रही है। टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए हैं, फिस्कल डेफिसिट को जाने दिया गया है। ये सब सही बात है जो भी सरकार ने किया है। एक जगह जहां मैं जरूर एक प्रश्न चिन्ह डालना चाहूंगा, जो 6th पिलर था की घोषणा की गई थी, जो 6ठा पिलर था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उस पर आशा है कि कभी ना कभी उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि उस पर ज्यादा नहीं कहा गया है। और अभी भी अगर आप देखें, ईज ऑफ बिजनेस जो है, टैक्स टेररिज्म खत्म करने की जो बातें हैं, ये सब काफी दिनों से ये बातें चल रही हैं और सरकार हमेशा घोषणा करती है। वित्त मंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, पर जमीनी स्तर पर अभी भी काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप टैक्स पेयर हैं या उद्योगपति हैं या निवेशक हैं, इसलिए इस पर शायद अब ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए और उम्मीद तो ये है कि वो जरूर। जफर भाई, ये जवाब हमें चाहिए भी, क्योंकि जो आम नौकरी पेशा लोग हैं उनको दिक्कत इस बात से कि पीएफ जो है वो बड़ा सहारा होता है, उसमें जो इंटरेस्ट है उस पर भी टैक्स लगेगा, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती? देखिए, जहां तक
अभी आपने पूछा इनसे, विक्रम जी से जी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि जो 6 पिलर बात की गई उससे 5 पिलर जो है उनको कोई उसमें सारे ऑब्जर्वेशन उसके पॉजिटिव हैं। एक पिलर के बारे में उन्होंने कहा बिल्कुल हम उस दिशा में काम ही कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी प्राथमिकता है। हम जब पहले थे तो 142 नंबर पे थे, आज कम से कम हम बहुत बेहतर स्थिति में, लेकिन हमारा टारगेट भी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी को सही उपयोग करते हुए हम और बाकी चीजें भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए प्लस पॉलिसी मेकिंग में जो चेंज करना है उसको भी पॉलिसी इनिशिएटिव लेके कम से कम हम इस तरह से होंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारा वो जो 25 और 30 के बीच में रहे। ऐसी हमारी कोशिश है ताकि जो हमने जो रोड मैप क्रिएट किया है, जो हमने जो ट्रैक ले किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक शब्द है जो विपक्ष बार बार आपकी सरकार पर हमला के तौर पर इस्तेमाल करता है और वो शब्द है टैक्स टेररिज्म। ऐसा क्यों होता है कि एक ऐसी सरकार जो पारदर्शिता को अपना आधार बताती है उस सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगे? ये तो कहीं से सही नहीं। इसी सरकार ने इतने सारे ऐतिहासिक फैसले लिए, फेसलेस जो है इनिशिएटिव हमारी सरकार का है। आज आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछिए तो उनसे आप पूछिए तो उनको लगेगा कि ये दूसरी तरह की सरकार, इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी है, लेस इंटरवेंशन है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेजोल्यूशन निकालना है। ये वो सरकार नहीं जिसमें बिचौलिया बीच में बैठे हुए हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खा रहे हैं। ये जो पार्टी के यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इन लोगों का काम ही क्या था? इन लोगों का काम था सिर्फ जो है मिडिल मैन के थ्रू सब पैसा बनाओ। ये क्या बात कर रहे हैं? चलिए जफर भाई, अब जरा अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी बीच बीच में मुस्कुराते भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं तंज जरूर छिपा होता है। अखिलेश जी जरा ये बताइए कि देखिए हेल्दी विपक्ष वो होता है जो अगर कोई बात सही है तो उसको अप्रिशिएट भी करता है। आपको क्या लगता है कि चलिए क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, चलिए मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ कांत साहब भी जुड़ गए हैं, आप सीईओ हैं नीति आयोग के। अमिताभ कांत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जाने दीजिए जी, मैं आता हूं आपके पास। अमिताभ कांत साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, अभी पूरे देश की जो है निगाह वो बजट पर लगी हुई थी, आपसे जानना चाहेंगे इसकी हाइलाइट्स जो हैं वो जरा अगर आप एक बार बता दें कि इस बजट को किस तरह से देखा जाए। देखिए, मेरे विचार से बजट ना केवल हमारी इकोनॉमी को वापस कोविड के बाद प्री कोविड लेवल पर लाने की, बल्कि आगे चल के 3-4 साल के अंदर हम कैसे 9 से 10% की रेट पर ग्रो करें, उसका एक एजेंडा और उसका एक एक्शन प्लान देता है। क्योंकि इसमें फोकस बहुत ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम नहीं बनाते तब तक ये ग्रोथ हमारे देश में। अमिताभ जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम उसे तुरंत दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। इस बीच जो सवाल अभी पंकज ने पूछा था, तो अखिलेश जी उसका एक छोटा जवाब दे दें क्योंकि फिर हम अमिताभ जी के पास चलेंगे। अखिलेश जी प्लीज। नहीं, देखिए, इस बजट में कोई तारीफ करने वाली चीज हो, कोई भी बता दे, हम उससे सहमत हो जाएंगे। बात दरअसल में ये है कि मोदी जी ने जब से बजट बनाना शुरू किया, 2 बजटों में उन्होंने कई योजनाएं गिनाई कि हम ये करेंगे। जैसे मेरे पास पूरी लिस्ट है, पहले बजट की भी, 2014 की, 15 की भी, आप कहेंगे तो मैं सुना दूंगा। उनमें तो योजनाएं बताई उन्होंने। नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना अखिलेश जी। मेरा सवाल यह था कि कोई एक अच्छी बात तो बता दीजिए। मोबाइल कट गया, मेरे मोबाइल में अब म्यूजिक। चलिए हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, लगता है कि मोबाइल के में। लेकिन जफर भाई, ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी तब आपको बजट बहुत बेकार लगता था, आज आपको बजट सही लगता है, आज कांग्रेस को सब कुछ बेकार लगता है? ये तो नहीं होना चाहिए ना। सकारात्मक विपक्ष का मतलब है कि आप कम से कम उन बातों को तो सराहें, जैसे कि आज हम मानते हैं कि जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है वाकई में फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, इसकी सराहना होनी चाहिए। देखिए, एक हमारे देश में जो तकलीफ है उसका समाधान जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से और ग्रोथ रेट से, जो ग्रो करेगी इकोनॉमी तो उससे सारे समाधान निकल जाएंगे। इसलिए सरकार ने प्राथमिकता की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स करे, निवेश। हिस्टोरिक डिसीजन है, 5-5.5 लाख करोड़ अपने आप में इस दर्शाता है कि सरकार ने किसी रेटिंग एजेंसी की चिंता नहीं की, किसी बाहर के ऑब्जर्वेशन की चिंता नहीं की, देश हित में चिंता की और देश के लिए चिंता की और देश के लोगों की चिंता की। और जब इस फैसले से आप देखिए, जो आप खुद देखिए कि बाहर का जो निवेशक है, जो ग्रोथ कैपिटल डालता है, वो उसके कितने पैसे आ जाए हिंदुस्तान में आए। आज स्टॉक मार्केट जो है एक टेस्टिमनी है कि लोगों को बजट कैसा लगा।
उसको कहीं ना कहीं थम्स अप या थम्स डाउन देते हैं। आज जो है डबल थम्स अप दिया है कि नहीं, इसलिए कि इतना ज्यादा जो है मार्केट ऊपर है वो दिखलाता है, दर्शाता है कि तेजी इस वजह से थी कि इस। लेकिन एक बात बताइए, आपकी सरकार ऐसी सरकार है जो मानती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले वित्तीय वर्ष में 4.71 लाख करोड़ का एक लक्ष्य रखा गया था, इस बार उसे बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ किया गया, यानी सिर्फ 7,000 करोड़ का इजाफा। क्या आज जब चीन और पाकिस्तान दो दुश्मन हमारे सामने हैं, 7,000 करोड़ का इजाफा अपने आप में काफी है हमारे रक्षा बजट के लिए? हेलो, नहीं देखिए, डिफेंस बजट हमारे लिए बराबर प्राथमिकता रही। हम डिफेंस बजट में कभी कटौती नहीं की है, रीएडजस्टमेंट नहीं करते, बल्कि बराबर कमिट करते रहते हैं, बड़ा बजट बनाते हैं। प्लस हम इसमें कोशिश करते हैं कि इंडिजिनसली जो है वो नो हाउ इधर आए, इंडिजिनसली जो है हम उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करें, उससे कॉस्ट भी कम आती है और बेहतर प्रोडक्शन भी होता है। तो हमारे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसमें अगर 7,000 करोड़ सिर्फ मत देखिए एक एक्सपेंडेड बजट में अगर उसको 7,000 करोड़ इस साल के लिए बढ़ा है तो हमने पिछले कई सालों में बढ़ा के दिया है, उसमें कभी कटौती नहीं की है। और अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है जी, तो सरकार बराबर कमिटेड है अपने डिफेंस के लिए, कभी भी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लेकिन जो आज के दिन में विद इन द फ्रेमवर्क और विद इन जफर भाई, अब अखिलेश जी जुड़ गए हैं, आपकी बात वो भी सुन रहे हैं। डिफेंस को लेकर जो बातें आप कह रहे हैं, अखिलेश जी हमने कहा था आपसे, वो बीच में फोन में कुछ खराबी हो गई थी, आप ये बताइए कोई एक अच्छी बात बताइए इस बजट की। हमको कोई बता दे कोई एक अच्छी बात, अच्छे सोच, हम उसकी बात मानने को तैयार हैं। आपको पता के बजट के बारे में पूछ लीजिए, कुछ अच्छी बात बता दें। देखिए ये पीड़ित भाइयों को चुप करा दें, ये अज्ञानता के आत्ममुग्ध अहंकार। चलिए अपनी बात कहिए अखिलेश जी। जफर भाई जरा सुन ले। नहीं, आप बात क्या करें, इटली के बजट के बारे में पूछिए, कुछ बता दें। जफर भाई, एक देश से तो नफरत है इनको। आपको क्या ये जानकारी है कि इस बजट में जो भारत सरकार पे आंतरिक और बाह्य सारे कर्जे हैं वो कितने लाख करोड़ के हो जाएंगे मार्च 22 में? आप बता दीजिए आंकड़े, नंबर्स अखिलेश जी। 135.90 लाख करोड़ के। और जब मोदी जी आए थे तो कितने था पता है आपको? नहीं पता होगा। 56-57 हजार करोड़ के कर्जे थे। सुन लीजिए, 56-57 हजार करोड़ के कर्जे थे भारत में 2014 में। मोदी जी के 6-7 साल के कार्यकाल में 80 लाख करोड़ रुपए कर्जे चढ़ रहे हैं। इस साल 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेगी भारत की सरकार, ये इसी बजट में है। तो ये कहां जा रहा है? इकोनॉमी सिर्फ उधार पे चल रही है और बजट पेश किया जा रहा है, उसमें कहीं ना बेरोजगारी का जिक्र है, न बेरोजगारों के लिए, न किसानों के लिए। सिर्फ अपने मित्रों को कैसे क्या बेचा जाएगा, पार्लियामेंट वो मोहर लगाने के लिए रह गई है जगह। बजट क्या इसके लिए हो गया है कि हम बंदरगाह इसका जवाब दें, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। सब कुछ बेचेंगे, ये इसी के लिए रह गया है। जब इनके पास कुछ कहने को नहीं है, लोग बेरोजगार हुए हैं। नहीं, किन दोस्तों के बारे में कह रहे भाई? किन दोस्तों के बारे में आप कहना चाह रहे हैं, जरा सा खुलासा करेंगे क्या? किन दोस्तों के बारे में खुलासा करेंगे? किन दोस्तों के लिए आप एयरपोर्ट एक्ट में तब्दीली किन दोस्तों? नहीं, लाइसेंस राज में अंबानी अडानी कहां पड़े? दोस्तों को ये आपके पार्टी के मुखिया लोग से पूछिए जरा, सब आपके ही राज में हुए हैं और देश के लोग हैं। अगर उन्होंने बने, अगर कुछ होता है। जफर भाई, अखिलेश भाई, 1 घंटा काफी कम है, आप लोगों का जो तर्क वितर्क है वो चलता रहेगा। विक्रम चंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। जो मध्यम वर्ग है उसको बहुत आस और उम्मीद रहती है बजट से, तो क्या इस बार एक बार सिर्फ वो इस बात से संतोष कर ले कि हाँ कोई नया बर्डन नहीं है, लेकिन हाथ फिर से खाली रह गए, ये माने? हाँ, क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें हुई हैं इधर उधर, तो मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ खास नहीं था। हाँ, वो शायद यही हौसला रख सकते हैं कि देखिए कुछ खराब नहीं हुआ, कोई नए टैक्स नहीं आए, कोई ज्यादा बड़े सेस नहीं लगे, कोविड टैक्स नहीं आया, उस सब से वो शायद संतुष्ट उनको रहना चाहिए। और एक बात जरूरी है, इंसान के लिए, देश के लिए वही चीज होती है, अगर आप कर्जा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, जैसे मैं बात सुन रहा था, वो खतरनाक हो सकता है अगर आप उस पैसे को सही तौर से खर्च ना करें। अगर जो पैसा आप उधार पर ले रहे हैं, जैसे सरकार भी फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर पैसा उधार पर ले रही है, अगर सरकार सही तरह से इन्वेस्टमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, ग्रोथ को एक तरह से प्रोत्साहित करे, तब
ठीक है, उस कर्जे को हम लोग वापस पैसा दे पाएंगे और इकॉनमी चलती जाएगी। अगर इंप्लीमेंटेशन गलत हो और एग्जीक्यूशन गलत हो तब चिंता का विषय हो सकता है। विक्रम, लेकिन इसमें आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या भारत की सरकारें विदेश से लिए हुए कर्ज को वास्तविकता में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ग्रोथ इम्पेटस को ला पाती हैं, या दरअसल हमारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है? नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमारा जो एग्जीक्यूशन है, उसमें हम हमेशा, देखिए कोई भी ग्लास जो है वो आधा, कभी कोई लोग कहेंगे कि आधा भरा है आधा खाली है, वो आपको सोचना पड़ेगा। एक तरह से ग्रोथ हुई है भारत में, ये नहीं है कि ग्रोथ कभी नहीं हुई है, 30 साल से भारत में ग्रोथ आ रही है। जरूर ये कहा जा सकता है कि जो हमें पैसा खर्च करना चाहिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहिए, जिस तरह से गवर्नेंस आनी चाहिए लोगों तक, उसमें सुधार हो सकता है। कौन कहेगा कि सुधार नहीं हो सकता है? और जितना भी हम सुधार करें, जितना भी हम सही तरह से इंप्लीमेंटेशन करें, उतना ही अच्छा होगा। चलिए अखिलेश प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े, जफर इस्लाम आप और विक्रम चंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था। बजट पर आपने एक्सपर्ट्स की राय सुनी, बीजेपी और कांग्रेस की टीका टिप्पणी भी आपने सुनी। बजट पर हमने बेहद आसान भाषा में एक रिपोर्ट तैयार की है। ब्रेक के बाद आपको यह रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि बजट से आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, देश को कितना फायदा होगा।